दोस्तों, अगर हम आज के इसराइल पैलेस्तीन युद्ध की बात करें, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से इसमें जीसस क्राइस्ट का एंगल है, किस तरह से जियोनिज़्म एज अ शब्द हमारे को देखने को मिलता है जो कि एक ज्यूइश होमलैंड की डिमांड करता है। ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या हैं जिसके हिसाब से इसराइल और पैलेस्तीन एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, दोनों की सरकारों को सॉवरेनिटी और अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और एक पीस की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ताकि ये पूरा जो वायलेंस है, ब्लड शेड है, उसको ख़त्म किया जा सके। किस तरह से फिर उन दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने पीस की तरफ जाने की कोशिश की। और आज के टाइम में अगर हम बात करें जहाँ पर इसराइल और पैलेस्तीन का वॉर हमारे को देखने को मिल रहा है, वो भी इसी वजह से माना जाता है क्योंकि इसराइल और सऊदी अरब की जो नज़दीकियाँ हैं उनके बीच में जो पीस ट्रीटी है वो साइन होने वाली थी जो कि हमस को स्वीकार नहीं था। अब इस पूरे सिनेरियो में हमस कब जन्म लेता है, पीएलओ किस तरह से है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो इन दिस शॉर्ट क्विक वीडियो हम पूरी इसराइल पैलेस्तीन के वॉर हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, स्टार्टिंग विद द जेनेसिस ऑफ पैलेस्तीन एज अ स्टेट। अगर हम सबसे पहले बात करें, शुरुआत की बात करें, तो इसकी बात होगी जीसस क्राइस्ट के साथ। जीसस क्राइस्ट सबसे बड़े भगवान जो कि क्रिश्चियंस के अंदर माने जाते हैं। ये कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो एक ज्यूइश फैमिली के अंदर हुआ, सो बाय बर्थ ही वॉज अ ज्यू। और क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों को, बाइबल के सिद्धांतों को आगे प्रोपोगेट करते थे, यही चीज़ स्वीकार नहीं थी बहुत सारे ज्यूइश जो लोग थे वहाँ पर उस टाइम के अंदर। और ये माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट को सूली के ऊपर भी चढ़ाया गया, वो भी ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा ही किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ से एक राइवलरी की शुरुआत होगी बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द ज्यूइश कम्युनिटी। तो उनको हज़ारों सालों तक, बहुत लंबे टाइम पीरियड तक असैसिनेट किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा और किसी भी स्टेट के अंदर उनको रहने का जो अवसर नहीं दिया जाएगा। और इसी तरह से वो हर एक देश के अंदर छोटी छोटी पॉपुलेशन की तरह बिखरते रहेंगे। और उनका जो सपना है वो कब से पूरा होगा, जब एक नया इंसान आएगा जो कि कंसेप्ट देगा जियोनिज़्म का। सो दिस पर्सन इज़ थियोडोर हर्जल, जिसने एक कंसेप्ट दिया जियोनिज़्म का, जिसका मतलब है कि ज्यूइश का अपना एक सेपरेट कंट्री होना चाहिए, अपना एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए जिसको वो अपना होमलैंड कह सकें। और जब ये पूरा संदेश दिया गया तो उस टाइम पीरियड के अंदर 1881 में सबसे पहला मास एक्सोडस होगा इनटू द पैलेस्टीन, जहाँ पर पूरी दुनिया से जो ज्यूइश कम्युनिटी है वहाँ पर आके अपनी सेटलमेंट्स को बनाएगी। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि पैलेस्तीन को ही क्यों चुना गया, क्योंकि यहाँ पर उनका सबसे पावन, सबसे हॉली वर्शिप प्लेस है जिसको हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं। अब जेरूसलम बोथ मुस्लिम कम्युनिटी एंड ज्यूइश कम्युनिटी दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट था। इसी वजह से जब भी हम इसराइल एज अ स्टेट की बात करेंगे, नेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो जेरूसलम है उसको इंटरनेशनल जो पूरा अथॉरिटी के अंदर रखा जाता है और इंटरनेशनली ही उसको डिवाइड किया गया है बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द ज्यूइश कम्युनिटी। एक ही शहर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। तो यहाँ से इस पूरे सिलसिले की शुरुआत होगी। अभी के लिए ये पैलेस्तीन देश ही है, अभी इसराइल नहीं बना है। इसराइल एज अ नेशन विल बी डेवलप्ड और क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 1948 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इस जियोनिज़्म के कंसेप्ट के बाद की बात करें तो अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, 1914 से लेकर 1918 तक जो लड़ा गया। अब ब्रिटिशर्स को आप जानते ही हैं क्योंकि हमारे देश के ऊपर भी उन्होंने कब्जा किया, तो उनको बहुत बाखूबी आता था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। जैसे हमारे यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को भी अपने साथ में लेके चलना चाहते थे और उसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग को भी अपने साथ में लेके चलना चाहते थे कि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम एक के अगेंस्ट दूसरे को लड़वा देंगे। तो उसी तरह से आपको इस पूरे युद्ध के अंदर देखने को मिलता है कि उन्होंने अरब्स को भी प्रॉमिस किया कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक अरब स्टेट बना के देंगे। और यहूदियों को, ज्यूइश को भी ये प्रॉमिस कर दिया गया कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हम आपको एक ज्यूइश स्टेट बना के देंगे, जिसका नाम है बेल्फोर डिक्लेरेशन। अब दोनों के साथ साइन करते हुए वो एक बैकडोर एंट्री फ्रांस की भी करवा लेंगे। और फ्रांस क्योंकि पहले विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन के साथ ही लड़ रहा था, तो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट को साइन किया गया जिसका नाम है स्काई पैकॉट एग्रीमेंट, जिसके हिसाब से उन्होंने ये तय किया कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 जब हम इसको जीत जाएंगे तो पूरे अरब स्टेट्स को अपने बीच में बांट लेंगे, जिस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। तो जो बहुत फेमस टैक्टिक है ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का, वो बहुत पहले से चला आ रहा था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया के अंदर आके ही उसको यूज़ किया। देन फिर हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, क्योंकि अभी तक तो इसराइल और पैलेस्तीन देश अभी भी डिस्प्यूटेड है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ज्यूइश एनिलेशन की जाएगी। आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस कैंप्स के बारे में सुना होगा जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ज्यूज़ को असैसिनेट किया जाता था। वही बेसिक जो राइवलरी है वो कहाँ से चल रही है, जब जीसस क्राइस्ट के टाइम से। हिटलर को पर्सनल हेट्रेड थी ज्यूज़ के खिलाफ। पर यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि अगर हम हिटलर की बात करें तो वो सिर्फ एक ज्यू की रिस्पेक्ट करता था और वो एक नर्स थी जिसने उसकी माँ की जान बचाई थी
जब वो उसके पेट में था। तो यहाँ पर हमारे को ये भी पता लगता है कि इंसान जो है धर्म को सिर्फ उस टाइम तक अपने सामने रखता है या फिर उसको यूज़ करता है जब तक उसका खुद का कुछ उस चीज़ के साथ जुड़ा नहीं हुआ। और जब भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जब भी दो देशों, दो रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनके बीच में किस तरह से युद्ध है, तो हमारे को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम किसी की भी सपोर्ट कर सकते हैं, कि हमारा जो पर्सनल बायस है वो किसी की तरफ भी हो सकता है, पर हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी वो सबसे पहले आएगी। क्योंकि आज के टाइम में जैसे कल की खबर है कि इजराइल के द्वारा, वो रूमर भी हो सकता है, एक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि हॉस्पिटल के ऊपर एक जो मिसाइल का अटैक है वो किया गया, जिसकी वजह से 100 सिविलियंस की जान चली गई। अब बहुत सारे लोग उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमस ने भी इसी तरह से अटैक किया था, दे ऑल्सो टारगेटेड द सिविलियन पॉपुलेशन, तो वो एकदम सही है। पर हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अगर हम महात्मा गांधी की जी के नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स की बात करें तो उसका यहाँ पर हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि कितनी बड़ी सोच रही होगी महात्मा गांधी की जब उन्होंने कहा कि हम वायलेंस को वायलेंस के थ्रू नहीं हटा सकते, कि उसके थ्रू हम ब्रिटिशर्स को नहीं भगा सकते, ओनली थ्रू द यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस हम जो पूरा बड़ा देश उसको इंटैक्ट रख सकते हैं, एंड साथ में ही बाकी आम लोगों की जान गंवाए हुए हम इतने बड़े देश को रिहा करवा सकते हैं। तो ऑल दो वाटर शेड, जो ब्लड शेड है वो और फिर भी हुआ, जो बहुत सारे लोग फिर भी मरे ड्यूरिंग द पार्टीशन, पर अगर आप ये समझो कि हमारे जो देश के अपने इंटेलेक्चुअल्स थे, क्योंकि उनकी सोच इतनी ज़्यादा बड़ी थी, जिस वजह से हम बहुत पीसफुली, फिर भी मैं कहूँगा पीसफुली एज़ कम्पेयर टू दिस वॉर जो आज के टाइम में आपको देखने को मिल रहे हैं, फिर भी हम उसको बाहर निकाल सकें। तो वायलेंस का कभी भी जो जवाब है वो वायलेंस के साथ नहीं हो सकता। ऑल्दो आप किसी ना किसी रिलीजन को, किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कह सकते हैं कि दिस इज़ वैलिड या फिर दिस इज़ ओके जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो भी यही कर रहे थे। पर रामायण में, महाभारत में, हर जगह के ऊपर यही सिखाया गया है कि आप कभी भी सामने वाले को देख के अपने लेवल को, अपने वैल्यू सिस्टम को नीचे नहीं कर सकते। अगर लड़ना भी है तो भी वो असूलों के साथ ही लड़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के अंदर सिखाया गया है। तो ये वन ऑफ द की टेक अवेज है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे पहले आएगी। ऐसा इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर सामने वाला विद्रोह कर रहा है या फिर आपको सप्रेस कर रहा है, आप वो भी सहते रहिए, बट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस ऑन द सिविलियंस, जो आम जनता है, वो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे ज्यूइश एनिलेशन बाय हिटलर बिगिंस टू 19, अगर हम 39 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होगी। दिस विल कंटिन्यू टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1945। और जब ये सारा कुछ हो गया और दोबारा से मुद्दा उठा कि अब इस देश का हम क्या करें, तो वहाँ पर आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरनेशनल बॉडी की स्थापना की जाएगी। अब उनके पास ये पूरा जो मुद्दा है वो चले जाएगा और उसके ऊपर वो एक फिर नया रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसका नाम है रेजोल्यूशन 181। ये यूनाइटेड नेशंस का एक पार्टीशन प्लान था पैलेस्टीन को लेके, जिसके हिसाब से उन्होंने दोनों देशों की सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज़ किया और ये कहा गया कि हम अरब्स को 45% ऑफ द ये पूरा फ़लस्तीन का देश दे देंगे और ज्यूइश स्टेट को 55% ऑफ द टेरिटरी दे देंगे, ताकि दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं वो को एग्जिस्ट कर सकें और ढंग से रह सकें। और जो सबसे मेन मुद्दा था जेरूसलम का, उन दोनों उस शहर को भी दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बांट दिया गया ताकि दोनों कम्युनिटीज़ पीसफुली एग्जिस्ट कर सकें। और यहाँ पर सब कुछ सही से चलता रहेगा, पर ये बाकी देशों को स्वीकार नहीं हुआ। जो बाकी मुस्लिम देश थे जो कि इस इज़राइल देश के या फिर फ़लस्तीन देश के बॉर्डर्स के ऊपर लगते हैं, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, तो इन सब के द्वारा फिर दोबारा इस एक युद्ध किया जाएगा जिसको हम कहते हैं 1948 का फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर। और यहाँ पर क्या होगा कि पहले इस इज़राइल वॉर के बाद इज़राइल बहुत ढंग से लड़ेगा, बहुत बाखूबी लड़ेगा और इसको प्रोबेबली जीतने के बाद रादर कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि बाकी नेबरिंग स्टेट्स के द्वारा जीत लिए गए थे, जैसे सिनाई पेनिनसुला वगैरह वगैरह, पर फिर भी इज़राइल ने इस पूरे स्टेट को जीता, इस पूरे वॉर को जीता और 1948 के अंदर इज़राइल को रिकग्नाइज़ कर लिया गया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और फिर उसी के साथ ही हमारे को ये फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो गाज़ा पट्टी को आप बहुत बार सुनते हैं, गाज़ा स्ट्रिप को जो आप सुनते हैं, ये इस युद्ध के अंदर इजिप्ट ने छीन लिया था। और अगर हम जॉर्डन की बात करें तो उसने पूरा वेस्ट बैंक का इलाका छीन लिया था। आज के टाइम में जहाँ पर दोनों पैलेस्टीनियन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वो दो जगह ही कॉन्सेंट्रेटेड है, एक तो है हमारा वेस्ट बैंक और दूसरा है गाज़ा स्ट्रिप। ये सब आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पैलेस्तीन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को देखने को मिलता है कि PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है और इन 1964 ताकि वो अपने हकों के लिए लड़ सकें। दिस विल लीड टू अ सेकेंड अरब इसराइल वॉर इन द ईयर ऑफ 1967। इसमें भी कोइंसिडेंटली इसराइल की जीत होगी, क्योंकि इसराइल ने एज अ कम्युनिटी हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को नीचे दबा के रखा हो, परसिक्यूशन का सामना किया हो। बट वन ऑफ द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस ज्यूइश कम्युनिटी इज़ दैट कि अगर आप पूरी दुनिया की बात करो, मोस्ट ऑफ द नोबल प्राइजेस वो इनको मिले हैं। अगर आप पूरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें या फिर ऑनर की बात करें, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने सेकेंड अरब इसराइल वॉर भी जीता। और पहले अरब इसराइल वॉर के अंदर जो भी इनसे एरियाज़ को छीन लिया गया था उसको दोबारा से वापस लिया। एंड अलॉन्ग साइड दैट इजिप्ट से उनका एक इलाका जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, वो भी इनसे छीन लिया गया। सो दिस इज़ हाउ टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1967 इसराइल एक डोमिनेंट देश, एक डोमिनेंट पावर की तरह उभरा, और जहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी की सेव पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलती है। फिर दोबारा से एक तीसरा वार होगा बाय द नेम ऑफ योम किपुर वॉर, जिसको हम थर्ड अरब इसराइल वॉर के नाम से भी जानते हैं, बाय द ईयर ऑफ 1973-1974। पर इस टाइम तक आते आते अब सबको रिकग्नाइज हो चुका था कि अगर हम दोबारा से युद्ध करते रहेंगे तो दिस विल ओनली लीड टू वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन। और अब एक ज़रूरत है कि पीस टॉक्स किए जाए ताकि बाकी देश भी एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ रह सकें। क्योंकि हमेशा ये समझ के चलिए कि अगर किसी देश को ढंग से चलाना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ वहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए, और ये दोनों तभी कोएग्जिस्ट कर सकते हैं जब देश में पीस एंड हैप्पीनेस का माहौल हो। तो उसी के चलते इजिप्ट ऐसा पहला स्टेट बनेगा जो कि इसराइल को एज अ कंट्री की तरह रिकग्नाइज करेगा इन द ईयर ऑफ 1979। और फिर उसके बाद PLO को भी एज अ नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह अनाउंस कर दिया जाएगा बाय द यूनाइटेड नेशंस, ताकि एक अच्छे संबंध बनाए जा सकें बिटवीन द इसराइल एंड पैलेस्टीन, और वहाँ पर होंगे हमारे ऑस्लो अकॉर्ड्स इन द ईयर ऑफ 1993। तो दोनों देश इसराइल और पैलेस्तीन अपने बीच में जितने भी मतभेद थे, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे, उनको दूर करते हुए इन पीस अकॉर्ड्स को साइन करेंगे ताकि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का माहौल बनाया जा सके। पर होगा क्या, अब दोबारा से जो नॉन पीसफुल फोर्सेस हैं जो कि नहीं चाहती कि पीस आए, वो यहाँ पर आके अटैक कर देंगी और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को असैसिनेट कर देंगी, क्योंकि वो पीस की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर एक गौर देने वाली बात है कि उससे एक साल पहले ही उन दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए। एंड ऑल दिस विल हैपन इन द ईयर ऑफ 1994 व्हेन फर्स्ट पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट विल have their say in the West Bank demarcated as area A, B and C, and after this both the PMs will be assassinated। ये एक चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपको कभी भी किसी एक पक्ष को नहीं लेना, हमेशा ये ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम थर्ड पावर की बात करें तो हमारे जो रेफरेंसेस है, जो हमारे बायसनेस है, वो किसी एक कम्युनिटी के प्रति हो सकती हैं। पर जब भी आप किसी दो देशों के रिलेशंस को समझने की कोशिश करते हो तो आपको ये दिखेगा कि दोनों साइड से ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी गलतियाँ की गई हैं। दोनों फैक्शंस में कोई ना कोई ऐसी पावर्स होंगी जो कि पीस नहीं चाहती होंगी। इससे अगर हम आगे बढ़ें, फिर 1987 के अंदर इस पूरे टाइम पीरियड से थोड़ा टाइम पहले ही हमस की शुरुआत होगी। अब हमस आएगा कहाँ से? तो जो हमने PLO पढ़ा, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो चाहती थी कि हम पीस की तरफ जाएं ताकि जो ये सारा ब्लड शेड है उसको रोका जा सके। तो उसके अंदर ही एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होगा या फिर एक वॉयलेंट ग्रुप होगा जो कि नहीं चाहते थे कि हम पीसफुली रहें। वो चाहते थे या तो हम मरें या फिर इनको मार दें, और इस तरह से हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमस की शुरुआत होगी इन द ईयर ऑफ 1987। तो दो इलाकों की जिसके बारे में मैंने आपको बताया, एक तो है गाज़ा स्ट्रिप और दूसरा है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक के अंदर आपको पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट मिलेगी और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर आपको हमस की ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, क्योंकि अब ये पूरा ग्रुप जो है दो हिस्सों में बढ़ चुका है। उन दोनों ने अपने अपनी दो टेरिटरीज़ को बांध लिया। आज के टाइम में जो युद्ध चल रहा है वो कहाँ पर है? वो है गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। जो वेस्ट बैंक है वो अभी भी पीसफुली बैठा है, जो कि ये भी दिखाता है कि वहाँ पर जो युद्ध चल रहा है वो एक पार्टी या फिर कोई रिलीजन नहीं चला रहा। वहाँ पर एक पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जो कि इस पूरे वॉयलेंट अटैक को लीड कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसके डायनामिक्स को समझें, क्योंकि जब भी हम इजराइल पैलेस्तीन युद्ध की बात करते हैं उसको दो देशों के बीच में या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई की तरह देखने लग जाते हैं। पर हमेशा आपको ये देखना है कि हर एक रिलीजन के अंदर, हर एक देश के अंदर कोई ना कोई ऐसे सर्टन ग्रुप्स होंगे जो वहाँ पर पीस को नहीं पसंद करते होंगे। सो ऑल दिस विल लेड टू द बर्थ ऑफ हमस इन द
the year of 1987 and they will also fight elections in the year of 2006 and they will also win। जो हम गाज़ा स्ट्रिप के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वहाँ पर आज के टाइम में इनका ही जो पूरा अथॉरिटी है, पावर है, जिसकी वजह से वहाँ से इन्होंने अटैक किया। और यहाँ पर आपको ये आश्चर्य होगा कि इन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर भी होगा बिटवीन हमस एंड PLO, जिसको हम बैटल ऑफ गाज़ा के नाम से जानते हैं। और इसमें हमस की जीत हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस पूरे एरिया को हथिया लिया। तो ये थी पूरी कहानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, जेनेसिस की बात करें कि आज यहाँ तक हम किस तरह से पहुँचे। हमने शुरुआत की थी जीसस क्राइस्ट के साथ, तो ये कनेक्टेड स्टोरी है जो कि आपके सामने मैंने रखी। ऑल दो बहुत शॉर्ट में है कि अगर हम हर एक वॉर की बात करें उसको बहुत डिटेल में समझाया जा सकता है, पर क्योंकि एक क्विक रेफरेंस है, आपको सिर्फ अगर समरी समझ में आ जाएगी तो आप जो चीज़ों को देखते हैं शायद उसके प्रति आपका नज़रिया बदल सके। तो ये थी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इससे जो की टेक अवेज हैं वो आप ध्यान में रखेंगे एंड ये कल को आपको पेपर के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। सो इसकी जो PDF है आप इस टेलीग्राम चैनल UPSC विद कंवल बवेजा से डाउनलोड कर सकते हैं इन केस यू वांट। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, सो प्लीज़ फील फ्री कि आप कमेंट करिए और मैं उसको ध्यान में रखूँगा कि अगले आने वाले लेक्चर्स में मैं उसको प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो वेरी मच।